दोस्तों, क्या राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, जिनको लेकर हर तरफ हंगामा है, क्या इन्हीं चंपत राय को प्रधानमंत्री मोदी बचा रहे हैं? और क्या यह सच है कि योगी के पुलिस अफसर जिन्होंने जांच शुरू में की, चंपत राय को कहीं ना कहीं दोषी पाया, उनके खिलाफ कुछ सबूत मिले, यानी मोदी बचा रहे हैं और योगी लपेटना चाहते थे मिस्टर चंपत राय को। अब दोस्तों, लखनऊ और दिल्ली के बीच, गुजरात लॉबी और योगी लॉबी के बीच क्या घमासान है, बीजेपी के भीतर क्या अंतर्द्वंद है, मैं इस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन आज अयोध्या के वकीलों ने चंपत राय की हर कलई खोल दी। और अयोध्या की सड़कों पर ये जो वकीलों का जुलूस देख रहे हैं, राम जन्मभूमि मंदिर के थाने की तरफ बढ़ता हुआ, ये जो जुलूस आप देख रहे हैं, ये सिर्फ किसी समूह का नहीं, अयोध्या के एपेक्स बॉडी बार एसोसिएशन, वकीलों के बार एसोसिएशन, उनके पदाधिकारी, उनके सदस्यों का जुलूस है, जहां वकीलों का कहना है कि सबूत साफ तौर पर कह रहे हैं कि एक पूरे गिरोह ने बड़े पैमाने पर चंदा चोरी की है और इसके मुख्य आरोपी चंपत राय हैं। और दोस्तों, वकीलों का जुलूस सिर्फ अयोध्या की सड़कों तक सीमित नहीं था, बल्कि बाद में बार एसोसिएशन की तरफ से एक तहरीर दी गई, एफआईआर दर्ज कराई गई। और ये जो एफआईआर थी, ये 3 लोगों के खिलाफ मुख्यतः थी। चंपत राय, सर्वे सर्वा ट्रस्ट के महासचिव, आरएसएस लीडर, उनके अलावा उनके सहयोगी अनिल मिश्रा, जो चंदा और सारा इंतजाम देख रहे थे, और फिर गोपाल राव, जो आरएसएस के एक तरह से नुमाइंदे थे। इन तीनों के खिलाफ एफआईआर दी गई। और बाद में जब बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी शैलेंद्र जायसवाल से पूछा गया कि अगर पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं करती, सिर्फ एफआईआर ले लेती एप्लीकेशन, तो आप क्या करेंगे? सुनिए शैलेंद्र साहब क्या कह रहे हैं। नहीं होगा तो आगे बहुत से रास्ते हम लोग के पास है, कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। अब अयोध्या बार एसोसिएशन यानी एपेक्स बॉडी वकीलों की, वो कह रहे हैं कि साहब हम इस केस को सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे अगर मुकदमा दर्ज नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि मुसीबत ही मुसीबत चंपत राय के लिए दिख रही है। भले ही मिस्टर मोदी और मोहन भागवत मिलकर उनको बचाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, और मैं तो कहूँगा कि मुसीबतें अब चंपत राय के जो चेले हैं उन्हीं से आ रही है। इतनी मुसीबत आ रही है कि जो चेले थे, जो चोरी करते पकड़े गए, सीसीटीवी में कैमरे में पकड़े गए, वो कह रहे हैं कि साहब हमारा कोई कसूर नहीं है, ये सारा खेल तो चंपत राय का है। सुनिए टिन्नू यादव के बड़े भाई को सुनिए। टिन्नू यादव जो एक समय में चंपत राय के ड्राइवर थे, बाद में वो सुपरवाइजर हो गए, उनके भाई कह रहे हैं कि साहब बड़ी मछली पर तो कोई हाथ ही नहीं मार रहा है, छोटे लोगों को अंदर कर रही है पुलिस, बड़े लोग बच रहे हैं, छोटे लोगों को फंसाया जा रहा है बस। अब दोस्तों, कल जो मैंने वीडियो किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी के बीच में डील हुई है चंपत राय को लेकर और आरएसएस लीडर्स को लेकर कि भाई किसी कीमत पर इनको जेल ना भेजा जाए वरना बहुत बदनामी होगी। और ऐसा कहा जा रहा है कि मोदी के दफ्तर से यानी दिल्ली दरबार से चंपत राय को इशारा किया गया कि भाई अब आप अपनी पारी समाप्त कर दीजिए, इस्तीफ़ा दीजिए। 6 जुलाई को बैठक हो रही है ट्रस्ट की, उसमें इस्तीफ़ा ले लिया जाएगा, यानी चंपत राय को रिटायर कर दिया जाएगा। 6 तारीख को इनका इस्तीफ़ा कबूल करके ट्रस्ट से रिलीव कर दिया जाएगा और अयोध्या छोड़ देंगे चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव। अब इसी बात की तस्दीक, जो मैंने कल आपसे कही थी, इसी बात की तस्दीक चंपत राय खुद कर रहे हैं। चंपत राय ने कल देर शाम कहा कि उनकी पारी समाप्त होती है अयोध्या में, उनकी जो सेवा है वो अब समाप्त होती है, यानी वो रिटायर होने जा रहे हैं, नमस्कार करने जा रहे हैं, प्रणाम करने जा रहे हैं अयोध्या को। उधर विपक्षी पार्टियों का कहना है, चाहे उसमें कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव हो या फिर कांग्रेस के नेता हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, विपक्ष का कहना है कि नहीं साहब, सारी जांच के केंद्र में एक ही शख्स है जिसके हाथ में सब कुछ था, बादशाह की तरह वो बिहेव कर रहा था, और उसका नाम चंपत राय है। चंपत राय के खिलाफ तो कार्रवाई करनी ही होगी। रिटायरमेंट से काम नहीं होगा, इस्तीफे से काम नहीं होगा, ट्रस्ट से बाहर करने से काम नहीं होगा, एक्शन होना चाहिए। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी सीधे तौर पर बचा रहे हैं।
अब इस सिलसिले में अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के लीडर, इन्होंने आज एक नया खुलासा किया। इन्होंने कहा कि साहब मोदी जी को सब कुछ पता था, चंपत राय क्या कर रहे हैं, कौन सा खेल हो रहा है, सब कुछ पता था। और वहाँ पर उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया अरविंद केजरीवाल ने। उन्होंने कहा कि मिस्टर मोदी जी को इंटेलिजेंस ब्यूरो, यानी जो देश की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी है, प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के अंडर ही काम करती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने 12 रिपोर्ट्स दी थी कि वहाँ क्या क्या खेल चल रहा है, क्या क्या घपला हो रहा है चंदे को लेकर। लेकिन मोदी जी आंख बंद किए रहे धृतराष्ट्र की तरह। सुन लीजिए साहब, केजरीवाल साहब को भी सुन लीजिए। सूत्रों से मुझे पता चला है कि आईबी ने कम से कम 12 रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंपी है, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से कंस्ट्रक्शन में, जमीनों में और चढ़ावे के अंदर बहुत बड़े स्तर के ऊपर राम मंदिर के अंदर चोरी हो रही है। तो पता तो चला, आपको सब कुछ पता था, लेकिन आप धृतराष्ट्र की तरह चुप रहे, आंखों पे पट्टी बांधे रहे। दोस्तों, एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रहा है। नरेंद्र मोदी जब से सेशल्स का दौरा करके, 3 दिन का दौरा करके स्वदेश वापस लौटे हैं, तब से जो गोदी मीडिया के कुछ चैनल, उनके सुर बदले हुए, कुछ चैनल्स के। और ये चैनल कह रहे हैं कि नहीं साहब, चंपत राय जो थे वो एक शरीफ आदमी है, चंपत राय की इंटीग्रिटी डाउटफुल नहीं है, चंपत राय का कोई परिवार नहीं है, उनकी कोई फैमिली नहीं है, बाल बच्चे नहीं है, तो वो चंदा चोरी किस लिए करेंगे, किस पर खर्च करेंगे? जब कोई खर्च करने वाला ही नहीं है, कोई परिवार में है ही नहीं, तो फिर चंदा चोरी क्यों करेंगे? अब ये जो दलील है, इसकी पोल खोल दी अयोध्या के कार सेवक संतोष दुबे ने। और दुबे जी जब बोलते हैं तो सामने वाले को छब्बे बना देते हैं। अरे चंपत डाका डालेगा तो कहाँ ले जाएगा भाई? चंपत के पास क्या है? फूलन देवी, टूटा हुआ घर। फूलन देवी के पास भी घर नहीं था, पति भी नहीं था, बेटा बेटी भी नहीं थी, डाकू छबीराम के पास भी ये सब नहीं था, लेकिन करते तो डकैती थे ना। अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है वो ये है, जो मैंने शुरू में किया थी, कि क्या गुजरात लॉबी और योगी आदित्यनाथ में कहीं ना कहीं मतभेद हैं चंपत राय को लेकर। कोई चाहता है गिरफ्तार हो, कोई चाहता है बचा लिया जाए। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल है कि अगर ये चंदा चोरी का मसला चलता रहता है, कोई एक्शन नहीं होता है, चंपत राय को या अनिल मिश्रा को या फिर गोपाल राव जैसे आरएसएस लीडर्स जो वहाँ सब कुछ देख रहे थे और उनकी नाक के नीचे सब कुछ हो रहा था, 100-200 करोड़ का मामला नहीं। अगर आप विश्वास करें राम गोपाल जो सांसद हैं, राम गोपाल यादव, ये तो कह रहे हैं 20,000 करोड़ का मामला है, इसकी कोई था नहीं। और वैसे भी जब हिसाब किताब नहीं है, जब इन्वेंट्री नहीं है, जब रजिस्टर नहीं है, सीसीटीवी कैमरे बंद किए जा रहे हैं, किसने कितना चंदा दिया, जेवर दिए, हीरे के हार दिए, सोने की ईंट दी, चांदी की ईंट दी, जब इसका कोई हिसाब किताब नहीं है, वहाँ पर 200 करोड़ 150 करोड़ हम ये कैसे एस्टिमेट लगाएंगे? सवाल इस बात का है कि अगर चंपत राय को बचाया जाता है, एक कंप्रिहेंसिव जांच नहीं होती, तह तक पुलिस नहीं जाती, तो ये मामला कहीं 6 महीने बाद जो उत्तर प्रदेश का निर्णायक चुनाव हो रहा है उस पर तो भारी नहीं पड़ जाएगा? क्या होने जा रहा है, बड़ा मसला है। 2 खास मेहमान हैं हमारे साथ। शरद प्रधान हैं, 45 वर्षों से उत्तर प्रदेश की सियासत को कवर कर रहे हैं लखनऊ से, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर हैं, बड़ी इज्जत है इनकी, खुलकर बोलते हैं, सीधे लखनऊ से लाइव हो रहे हैं। इनको सुनिएगा इनकी हर बात पर। और सुनील शुक्ला जी होंगे जो मंदिर पॉलिटिक्स, सियासत, राजनीति और धर्म में एक्सपर्ट हैं। सुनील शुक्ला को भी सुनिए। एक चीज़ मैं जानना था शरद सर, कि आपको लगता है कि अगर चंपत राय इस्तीफा दे देते हैं तो ये मामला थोड़ा सा थम जाएगा? और क्या मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी, मतलब आरएसएस और गुजरात लॉबी एक हो गई है और योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि नहीं, चंपत राय को कहीं ना कहीं एफआईआर में लपेटा जाए? क्या आपको लग रहा है कि इसमें लखनऊ वर्सेस कुछ दिल्ली भी है, कुछ ऐसा मामला भी है आपके सामने ऐसा दिख रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा मानना यह है कि दिल्ली और नागपुर इस वक्त एक ही पेज पर है। ओके, मोहन भागवत और मोदी। वाह, बिल्कुल बिल्कुल। और उसका पर्पस, उसकी वजह यह है कि वो किसी तरीके की आंच नहीं आने देना चाहते हैं, एक तो आरएसएस पे, और दूसरा क्योंकि चंपत राय मोदी के अपॉइंटी थे कि उनकी वो इसलिए सपोर्ट करें।
तो अपॉइंटमेंट तो चंपत राय का मोदी की वजह से ही हुआ। तो अब ये कैसे कर दें कि हमारा आदमी ही लूट में शामिल है, अपना लेकिन सिक्का खोटा है। खोटा है। और योगी आदित्यनाथ के पुराने डिफरेंसेस हैं चंपत राय से, मतलब दोनों की अच्छी खासी, दोनों अपने अपनी एरोगेंस में जो है एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। 36 और का आंकड़ा योगी है। की 36 का आंकड़ा है, और योगी जी ये सोचते रहे कि मेरा तो जन्म सिद्ध अधिकार था इस ट्रस्ट में रहने का, लेकिन मुझे तो बिल्कुल किनारे कर दिया गया, क्योंकि गोरखनाथ मठ जी का इन्वॉल्व, जी पीठ का इन्वॉल्वमेंट रहा थ्रू आउट ये अयोध्या के लड़ाई में, मंदिर की लड़ाई में, लेकिन योगी आदित्यनाथ को दरकिनारे कर दिया गया। तो वो, और उसके लिए वो दोषी ठहराते हैं चंपत राय को, और दोनों में अच्छे टर्म्स भी नहीं है, क्योंकि चंपत राय कम एरोगेंट नहीं है योगी से। और चंपत राय सोचते हैं कि मैं तो प्रधानमंत्री का रिप्रेजेंटेटिव हूं, मैं इसके छोटे मोटे लोगों की क्यों परवाह करूं। तो सारा फोकस इस बात पे हो गया, और इसीलिए मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ ने जब एसआईटी बनाई थी, वरना इतने बड़े क्राइम में दीपक, आपको तो अच्छी तरह मालूम है कि जी बड़े क्राइम्स में एसआईटीज नहीं बनाई जाती हैं, एफआईआर ही की जाती है या जी हाँ। सीबीआई करी जाती है। इस जी केस हाँ, में एफआईआर ईडी होती है और ईडी भी होना सीबीआई। चाहिए, बिल्कुल। जी और इस केस में तो ईडी था, जो गवर्नमेंट बात बात पे ईडी को लगाती है। इस केस में तो इतनी मनी लॉन्ड्रिंग हुई होगी कि ईडी का पूरा रोल है। तो ये इन्होंने सोचा कि एसआईटी बना करके, एसआईटी जो ये चाहेंगे, एसआईटी जनरली इसलिए बनाई जाती है कि टेलर मेड रिपोर्ट मिल जाए। ये जनरल एसआईटीज में मैंने देखा है, यही होता रहा है। एक एसआईटीज और एक जो रिटायर्ड जजों का जो वन मैन कमीशन बनता है इन अंडर द कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट, ये सारे एक पर्पस होता है इसको टाइम बाय करना, और दूसरा ये कि अपने हिसाब से रिपोर्ट टेलर मेड तैयार करा देना। अब प्रॉब्लम क्या हो गई है जो सुनने में आ रहा है कि योगी जी ने ये सोच करके तो एसआईटी बनाई थी, एसआईटी का कंट्रोल अब ले लिया दिल्ली वालों ने। ओह, अमित और शाह ने ले लिया। किस ब्यूरोक्रेट की हिम्मत होगी। अब उसके लिए मुसीबत ये हो गई कि वो योगी की सुने कि दिल्ली वालों की सुने। ओह माय लेकिन गॉड। अगर दिल्ली जैसे लोग जी अगर बैठे हो, तो कोई आईएएस आईपीएस ऑफिसर अपनी गर्दन स्टिक आउट नहीं करेगा, और उसको मालूम है कि प्रोटेक्शन उसको दिल्ली से ज्यादा मिल सकता है, लखनऊ वाले जी उसका इतना बिल्कुल सही नुकसान नहीं कर सही पाए। कह रहे, सही कह रहे कि जो एसआईटी बनाई थी योगी आदित्यनाथ ने, उस एसआईटी की बागडोर अब अमित शाह के हाथ में, जो गृह मंत्री हैं, और गृह मंत्री के अंडर में ही सारे आईपीएस देश भर के होते हैं। कार्डर कंट्रोलिंग अथॉरिटी गृह मंत्रालय है, उसमें माई बाप वही है। मैं जरा शुक्ला जी के पास जा रहा हूँ। शुक्ला जी, एक चीज़ मैं जानना चाह रहा था। आज तो वकीलों का बहुत ज़बरदस्त जो है प्रदर्शन था। सड़कों पर वकील, काले पैंट, काला कोट, काली टाई और सफ़ेद शर्ट, यही दिख रहा था अयोध्या में। जहाँ भगवा दिखता है वहाँ काला सफ़ेद दिख रहा था। और उन्होंने जाके तहरीर भी दे दी है और कहा है नहीं, चंपत राय और इन तीनों के खिलाफ, जो तीनों आरएसएस लीडर्स हैं, इनके खिलाफ नेम्ड एफआईआर करिए, इनको गिरफ्तार करिए, और अगर नहीं करेंगे तो हम हाईकोर्ट जा रहे हैं। ये जो आपको मामला लग रहा है क्या और पेचीदा हो रहा है शुक्ला जी? वकीलों का कूदना, बार एसोसिएशन का कूदना, ये कोई मजाक तो है नहीं। पूरा बार एसोसिएशन, हजारों वकील एक हो जाएं। धन्यवाद दीपक जी। सम्मानित अधिवक्तागण जो नारा लगा रहे थे, आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। वह नारा क्या उनको भारतीय जनता पार्टी या विश्व हिंदू परिषद से दूर करता है? वह नारा आपको इस बात का संकेत देता है कि वह पूरे प्रकरण में एक साफ गोई के साथ, ईमानदारी के साथ हो, पारदर्शिता के साथ इंक्वायरी चाहते हैं, या उनकी नाराजगी चंपत राय से, उनकी नाराजगी गोपाल राव से, उनकी नाराजगी अनिल मिश्रा से। बस ये निश्चित रूप से उनका ज्ञापन देना, उनका तहरीर देना, उनके बीच का यह निर्णय करना, यह महत्वपूर्ण है। लेकिन वह जो जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को सड़क पर प्रदर्शित किया, वह उनको भारतीय जनता पार्टी से और संघ से दूर नहीं करता, विश्व हिंदू परिषद से उनको दूर नहीं करता है। और ये कैसे हो सकता है कि आप जांच की मांग करें और वह जांच की मांग आपको केवल 3 व्यक्तियों तक केंद्रित रखा जाए? आप किसी को भी, मैं जो 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं वो शामिल हैं या नहीं शामिल हैं मैं नहीं जानता, ये तो इंक्वायरी से बात पता चलेगी। लेकिन आप तो पूरे परिप्रेक्ष्य में इसकी जांच की मांग करेंगे ना, कि जो भी शामिल, किसी को बचाने की कोशिश न की जाए, और जिस किसी व्यक्ति ने भी इस चोरी को, इस बेईमानी को, इस घपले को अंजाम दिया है, वो भी चिन्हित, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। प्रधान साहब, ये बताइए कि मान लीजिए
6 जुलाई को बैठक होती है और चंपत राय कहते हैं भाई मैं इस्तीफा देता हूँ, इस्तीफा उनका कबूल कर लिया जाता है। अनिल मिश्रा कहता है टाटा बाय बाय, अब हमारा जो है सेवा काल पूरा हो गया, अब हम यहाँ से चलते हैं। गोपाल राव भी निकल जाते हैं, तीनों लोग निकल जाते हैं कि भाई हम अयोध्या से जा रहे हैं, अब एग्जिट। तो क्या इन तीनों के अयोध्या छोड़ते ही चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव, 3 टॉप आरएसएस के लीडर जो हैंडल कर रहे थे, तो मामला शांत हो जाएगा, या फिर आपको लगता है ये मामला शांत होने वाला नहीं है मिस्टर प्रधान, या अपोजिशन पार्टीज नहीं छोड़ने वाली इस मामले को जब तक जेल नहीं होगी? ये देखने की बात है। अगर ऑपोजिशन को वाकई में इस मामले को अच्छी तरीके से उछालना है जिससे कि आने वाले चुनाव में इसका असर हो, तो फिर ये मामला ठंडा नहीं होगा। ये ऑपोजिशन पे बहुत डिपेंड करता है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी का पूरा ऑब्जेक्टिव यही है कि किसी तरीके से ये लीपापोती कर दी जाए और इनका इस्तीफा दिखाया जाए कि साहब देखिए ये तो लोग तो मॉरल ग्राउंड पे लोग इनकी तारीफ की जाएगी कि साहब देखिए इन्होंने मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए रिजाइन कर दिया इन्होंने, वरना इनको क्या जरूरत पड़ी थी। ये तो सब बेचारे कितने शरीफ लोग हैं, आरएसएस के हैं तो शरीफ होना जरूरी है, क्योंकि आरएसएस में सब सिर्फ दूध के धुले हुए लोग होते हैं, चोर सारे बाकी जगह होते हैं, ये बताने का प्रयास है। अब लोगों इसीलिए लोग शक करने लगे हैं कि इसकी जड़ें बड़ी लंबी हैं, बड़ी दूर तक हैं, और इसके जो तार जुड़े हुए हैं बहुत ऊपर के लोगों से जुड़े हुए हैं, और जो अमाउंट सामने आ रहा है ये पीनट्स है, कुछ नहीं है। एक्चुअल चोरी तो अभी जब सुनील शुक्ला ने जिस तरह से बताया, भाई जिस तरह से इन्होंने जोड़ा, अगर उसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, 100 रुपया पर हेड भी अगर दिया गया हो, जबकि चंदा बहुत ज्यादा चढ़ा होगा, तमाम रईस लोग, गरीब आदमी ने 10 रुपए भी दिए होंगे, तो ये फिगर जाती है सेवरल 100 करोड़ में। अच्छा, जेवर और उसका तो कोई फुटेज ही नहीं है। जेवर और आभूषण जो डाले गए हैं उसमें छोटे से लेके बड़े तक तमाम लोगों ने उसमें डाला, वो क्या है किसी को नहीं मालूम। एक प्रॉब्लम आएगी दीपक, जो भी जिसका ये जिस तरीके से कर रहे हैं, इसमें चोरी को बहुत अंडर प्ले कर दिया जाएगा, अमाउंट बताया जाएगा, देखिए साहब रिकवरी भी हो गई, ये हो गई, अब ये माफी मांग लेते हैं, छोड़िए इनको, हटाइए, या छोटी मोटी सजा दे देंगे, क्योंकि प्रोसिक्यूशन के पास एविडेंस तो होगी नहीं, ना मनी ट्रेल हो पाएगी कि ये पैसा वही है जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होगी कि साहब, और वो भी तब आएगी जब अगर ईडी बैठेगी इसमें। तो सारा गेम जो है, इनको राम पे आस्था वास्ता नहीं है, ये सब राम का इस्तेमाल वोट के लिए हो गया, और उसके बाद नोट थोड़े से नोट बना लिए, तो क्या प्रॉब्लम है, उनका तो ये एटीट्यूड है। यार आपने सुना नहीं, एक वीडियो था, कोई आरएसएस वाला बोल रहा था, अरे चोरी हो गई तो क्या हुआ, हिंदुओं का ही पैसा तो हिंदुओं के पास गया, दूसरों को मिर्ची क्यों लग रही है। तो ये एटीट्यूड है। जी, एक आखिरी सवाल और फिर एक फाइनल कमेंट मिलूंगा शरद प्रधान जी से। शुक्ला जी, मुझे ये बताइए कि पूरा मामला आप देख रहे हैं, तह तक देख रहे हैं, सारे किरदारों से वाकिफ हैं, सभी से गलतियां हुई हैं, योगी जी की पुलिस से भी गलती हुई है, क्या आपको लगता है कि एक निष्पक्ष जांच के लिए नरेंद्र मोदी हस्तक्षेप करेंगे, दखल देंगे, सीबीआई को जांच देंगे, सुप्रीम कोर्ट उसे मॉनिटर करेगा? क्या आपको लगता है इस तरह की एक बड़ी जांच होगी, या फिर यूपी पुलिस ही इस मामले को धीरे धीरे निपटा देगी? सीबीआई की जांच की आवश्यकता क्यों है? क्या यह अंतरराज्यीय गिरोह, अंतरराष्ट्रीय गिरोह इसमें कोई काम कर रहा था? कोई अपराधियों का संगठित गिरोह इसमें काम कर रहा था? कोई इतना आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है जिसकी पहचान आप नहीं कर सकते? क्यों सीबीआई? उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या इस चोरी को भी, इस बेईमानी को भी, इस घपले को भी की जांच नहीं कर सकती है? तो फिर होमगार्ड करा दीजिए सबको, क्यों सीबीआई? और सीबीआई जांच को ही क्यों मान लिया जाए कि बहुत पारदर्शी तरीके से हो जाएगी? ये सवाल इस बात का है, कोई इतना बड़ा सीबीआई की जांच क्यों देते हैं आप, कि आपको विभिन्न राज्यों में हस्तक्षेप करना है, कोई इतना बड़ा गिरोह है जिसको आपको एक्सपोज करना है। सेंधमारी के लिए सीबीआई आती है क्या? आपके कमरे से आपका पेन चोरी चला जाए तो उसके लिए सीबीआई आएगी? और उस सीबीआई, जब आप सीबीआई लाएंगे तो लोग विश्वास करेंगे कि नहीं बहुत ढंग से आप। लेकिन शुक्ला जी, अभी तो इनकम टैक्स और ईडी भी नहीं पहुंची, उसको तो पहुंचना चाहिए था। बस सवाल इसी बात का है ना। पहले तो यह हो कि जो पैसा है, पैसे की चोरी कैसे हुई, उन लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाए। ये जो शरद जी करे 180 दिनों के बाद सीसीटीवी फुटेज खत्म, अरे क्यों खत्म हो जाए भाई, उसको रखे रहिए आप। क्या कोई रामलीला मैदान चाहिए उसको रखने के लिए? वो फुटेज रखने के लिए कितनी बड़ी जगह चाहिए आपको? इतनी बड़ी चिप रखिए, जब कोई पूछा बता दीजिए कि लीजिए।
और अगर आप ये कह रहे हैं कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव अगर ये हटा दिए जाएंगे तो क्या वहां सरद प्रधान ट्रस्टी हो जाएंगे क्या? संघ का आदि फिर आएगा, तो व्यक्ति तो आएगा संघ का ही। तो इसलिए ये मुद्दा खत्म हो जाएगा, ये संभव ही नहीं है। आपने कहा कि नृपेंद्र मिश्रा ने उनकी तरफदारी कर दी चंपत राय की। किसने चंपत राय के विरोध किया? आज तक किसी एक व्यक्ति ने चंपत राय का नाम लिया है क्या, जो उनको गुनाहगार ठहरा? सब व्यक्ति कर रहे हैं, बड़े त्यागी हैं, तपस्वी हैं, सीमित साधनों में जीवन जीते हैं, बहुत कम खाना खाते हैं, तखत पे सोते हैं, इतना उन्होंने त्याग किया है, इतनी उन्होंने तपस्या। जिससे पूछिए, जिसका भाषण सुनिए वही कह रहा है। किसी एक व्यक्ति का नाम आप, उत्तर प्रदेश के सम्मानित उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा श्रद्धेय व्यक्ति हैं चंपत राय जी। क्या इस सरकार से उम्मीद करते हैं आप? जब हमने कह दिया, एक प्रमाण पत्र हमने जारी कर दिया, तो केवल नृपेंद्र मिश्रा नहीं, किसी एक व्यक्ति का नाम बताइए जिसने चंपत राय के बारे में कोई बात कही हो, अनिल मिश्रा के बारे में बात कही हो, गोपाल राव के बारे में बात कही हो। और इस्तीफा देने की बात आप कह रहे हैं कि इस्तीफा दे करके वो चले जाए। अरे चले जाना चाहिए, अब तक क्या करेंगे आपको जाने के लिए? आपने इस्तीफा दे दिया, तो अगर आप चाहते हैं कि इस्तीफा दे करके उनको इस ट्रस्ट के गतिविधियों से अलग किया जाए, तो आप कह रहे हैं कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा स्वीकार कीजिए, कहिए भाई जय हिंद। क्या आज उनका हस्तक्षेप नहीं है? क्या आज मंदिर के प्रबंधन में कोई भूमिका नहीं है? क्या आज जो कुछ भी मंदिर में संचालित हो रहा है उसमें तीनों लोगों की भूमिका नहीं है? शुक्ला जी कह रहे हैं भाई नियत में खोट है। जो ट्रस्टी जिस तरह से चंपत राय या अनिल मिश्रा इन लोगों को बनाया गया, उसके बनाने के पीछे ही जो नियत थी उसका मकसद कुछ और था। और ये जो घपला है ये खत्म होने वाला नहीं है। आज भी आरएसएस देख रहा है, कल भी आरएसएस ही इस मंदिर के ट्रस्ट को चलाएगा, ये इनका कहना है। आखिरी सवाल पूछूंगा शरद साहब, थोड़ा सा पॉलिटिकल सवाल है। क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकली अब ये जो इतनी बेइज्जती, इतना अपमान हर जगह हो रहा है, पूरे देश भर में चर्चा है चंदा चोरी, और आरएसएस और बीजेपी इसमें भंवर में फंसती हुई, क्या 6 महीने बाद जो उत्तर प्रदेश का चुनाव होने जा रहा है 2027 जनवरी फरवरी में, क्या आपको लगता है कि सीधे सीधे बीजेपी को नुकसान होगा? बीजेपी अंदर से घबराई हुई है। बिल्कुल, इनको इस बात की ही चिंता है, केवल इस बात की चिंता है। इन्हें इससे कुछ नहीं लेना देना है कि राम के मंदिर में राम के नाम पे चोरी हो गई। इनको देखना है कि इसका पॉलिटिकल फॉल आउट क्या होता है। और इस बात का डर है कि इलेक्शन पास में है, यदि विपक्ष वालों ने इस पे को बड़ा इशू बनाए रखा और जिंदा रखा इस इशू को, तो तमाम राम भक्त जो इस देश के हैं, जिनकी मंदिर में वाकई में आस्था थी, जिन्होंने अपना जो कुछ भी दे सकते थे उन्होंने मंदिर को दिया, वो लोग निश्चित रूप से भाजपा के खिलाफ हो जाएंगे। और ये भाजपा के लिए बहुत बड़ी डिफीट होगी। अगर वो ये भी इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है कि विपक्ष कितना इस इशू को अलाइव रख सकता है, क्योंकि सारा जो है दारोमदार उनके ऊपर है। सत्ताधारी पार्टी की पूरी कोशिश होगी कि मामला डाई आउट हो जाए, कागज पे सब रफा दफा कर दिया जाए, और ये कहा जाएगा कि आप देखिएगा जिस तरह से रोज ये गाते हैं कि देखिए इतना सोना, अरे जितना सोना की बात कर रहे हैं वो तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। जितना चढ़ावा चोरी का बता रहे हैं वो तो कुछ नहीं है। 70-80 लाख रुपया क्या होता है उस मंदिर में जहां पे सैकड़ों करोड़ गायब हो चुके हों। तो ये करके ये पूरी लेपापोती इसलिए की जा रही है जिससे पॉलिटिकली भाजपा का कोई नुकसान ना हो, और आरएसएस की बदनामी जो लोग समझ रहे हैं वो तो देख ही रहे हैं। लेकिन अभी भी इनका प्रयास यही रहेगा कि किस तरीके से इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। बड़ी बात हमारे दोनों एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, शरद प्रधान कह रहे हैं कि ये जो है पॉलिटिकल फॉल आउट, 6 महीने बाद उत्तर प्रदेश का निर्णायक चुनाव है विधानसभा का, कांटे की टक्कर है समाजवादी पार्टी और बीजेपी में। इस पर क्या असर पड़ेगा? क्या कहीं इसका जो है उल्टा असर ना पड़ जाए, चुनाव में नुकसान बीजेपी को ना हो जाए जिस तरह से कैंपेन है? और खैर ये डिसाइड कांग्रेस और अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी को करना। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ कि अजीब स्थिति है, या तो भगवान राम नाराज दिखते हैं मोदी, शाह और इन सब से, क्योंकि 2024 में मंदिर को जब स्थापित किया गया था, एक अधूरे मंदिर को जिसको लेकर कंट्रोवर्सी हुई थी, शंकराचार्यों ने बहिष्कार कर दिया था, एक विवादों के बीच में इस मंदिर की जो है आप कह सकते हैं उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी ने। उसका इफेक्ट ये था कि उत्तर प्रदेश ही
मोदी जी के हाथ से निकल गया। अयोध्या की सीट ही नहीं निकली, उत्तर प्रदेश में भाजपा 33 सीटों पर आ गई। ख्वाब 75 से 80 का देखा जा रहा था। और एक बार फिर एक कंट्रोवर्सी चंदा चोरी की हो गई है, मंदिर में हो गई है, और 6 महीने बाद फिर एक चुनाव है विधानसभा का। देखें क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई शुक्ला साहब, आप आए, जुड़े। शरद साहब आप जुड़े। दोनों ही पिछले 45 सालों से 40-45 सालों से एक बहुत ज़बरदस्त पत्रकारिता कर रहे हैं, और आज के दौर में आप लोगों की जो आवाज़ें हैं वाकई बेखौफ हैं। और ऐसी निर्भीक पत्रकारिता जो शायद मरती चली जा रही, सिमटती चली जा रही, उसमें आप लोग जो है जो बातें कर रहे हैं, लोग इसीलिए आपको सुनना चाहते हैं। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।